नमस्कार। आज हम NCERT क्लास 11th का चैप्टर 7 साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम साम्यावस्था क्या होती है यह जानेंगे, साम्यावस्था की गति की प्रकृति यानी उसका डायनेमिक नेचर समझेंगे। साम्यावस्था को समझने के लिए हम विभिन्न भौतिक प्रक्रमों यानी फिजिकल प्रोसेसेस के उदाहरण लेंगे, जैसे सॉलिड वेपर चेंज, सॉलिड लिक्विड चेंज, लिक्विड वेपर चेंज आदि। साम्यावस्था को भौतिक प्रक्रमों में समझने के बाद हम रासायनिक प्रक्रमों या रासायनिक अभिक्रियाओं में केमिकल इक्विलिब्रियम को समझेंगे। केमिकल इक्विलिब्रियम को हम पहले ग्राफीय निरूपण से समझेंगे, फिर हम साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक निकालना सीखेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम सीखेंगे और उस पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न करेंगे। साम्यावस्था, इक्विलिब्रियम एवं उसकी गति की प्रकृति यानी डायनेमिक नेचर। किसी निकाय में वह स्थिति साम्यावस्था कहलाती है जिसमें अग्र अभिक्रिया की दर पश्चगामी अभिक्रिया की दर के समान होती है। उदाहरण, बंद पात्र में जल का वाष्पीकरण होना। साम्यावस्था को समझने के लिए हम एक सामान्य उदाहरण लेंगे जो हमने सभी ने दैनिक जीवन में जरूर देखा होगा। हम जल के वाष्पीकरण के बारे में बात करेंगे, परंतु जल के वाष्पीकरण की कल्पना हम बंद पात्र में करेंगे। जब बंद पात्र में जल का वाष्पीकरण किया जाता है तो जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाता है वैसे वैसे जल की सतह पर उपस्थित कुछ जल के अणु वाष्प अवस्था में परिवर्तित होना शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे वाष्पन की दर बढ़ने लगती है। परंतु वाष्पन के साथ ही साथ इस समय पात्र में एक और प्रक्रिया होना शुरू हो जाती है। जो जल के अणु वाष्प अवस्था से पुनः जल में परिवर्तित होते हैं, इस प्रक्रिया को हम संघनन कहते हैं। शुरू में वाष्पन की दर अधिक होती है, थोड़े समय में संघनन और वाष्पन की दर एक समान होना शुरू हो जाती है। यह स्थिति जिसमें संघनन और वाष्पन की दर समान हो जाती है उसे हम साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम की स्थिति कहते हैं। बंद पात्र में जल के वाष्पीकरण की प्रक्रिया में साम्यावस्था पर जल और वाष्प के बीच में साम्य विद्यमान होता है। अभी हमने देखा कि वाष्पन की दर और संघनन की दर समान हो जाती है, यह स्थिति साम्यावस्था कहलाती है। साम्यावस्था को दर्शाने के लिए दो अर्ध तीरों का उपयोग किया जाता है। ये जो चिन्ह है ये साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम को दर्शाता है। यहाँ अभिकारकों तथा उत्पादों के साम्यावस्था मिश्रण को साम्य मिश्रण कहते हैं। देखिए, साम्यावस्था पर जो जल और वाष्प का जो मिश्रण है वो मिश्रण साम्य मिश्रण कहलाता है। जल और वाष्प के साम्यावस्था में हमने ये देखा कि दोनों प्रक्रियाएं यानी जल का वाष्पन और जल का संघनन साथ साथ होती हैं। दोनों प्रक्रियाओं की दर समान होती है, इसलिए यह अवस्था गतिक साम्यावस्था कहलाती है। साम्यावस्था भौतिक एवं रासायनिक दोनों प्रकार के प्रक्रमों में प्रेक्षित होती है। अभी हमने भौतिक प्रक्रम का एक उदाहरण देखा था, इसी प्रकार रासायनिक प्रक्रमों में भी साम्यावस्था प्रेक्षित होती है। अब हम भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के अन्य उदाहरण देखेंगे। सबसे पहले हम ठोस द्रव साम्यावस्था के बारे में बात करेंगे। इसका उदाहरण पूर्णरोधी इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखा हुआ जल एवं बर्फ का मिश्रण है। उपरोक्त मिश्रण में समय के साथ बर्फ तथा जल के द्रव्यमानों में कोई परिवर्तन नहीं होता है तथा ताप स्थिर रहता है। ठोस द्रव साम्यावस्था को हम एक उदाहरण से समझेंगे। हम जल को एक इंसुलेटेड थर्मस फ्लास्क में रखते हैं। इंसुलेटेड या पूर्णरोधी का मतलब है कि थर्मस और वातावरण के बीच में कोई हीट एक्सचेंज नहीं होगा। जब जल और बर्फ का एक निश्चित मात्रा का मिश्रण थर्मस फ्लास्क में रखा जाता है तो समय के साथ न तो बर्फ का और ना ही जल का द्रव्यमान बदलता है और ना ही मिश्रण का ताप बदलता है। इसको हम साम्यावस्था से समझ सकते हैं। बर्फ और जल लगातार एक दूसरे में कुछ बर्फ के अणु जल में परिवर्तित हो रहे होते हैं और उसी समय जल के कुछ अणु बर्फ में परिवर्तित हो रहे होते हैं, यानी दोनों विपरीत प्रक्रियाएं एक साथ हो रही होती हैं,
परंतु दोनों की दर कुछ समय बाद समान हो जाती है, यानी साम्यावस्था की स्थिति बन जाती है। इस वजह से दोनों का द्रव्यमान अपरिवर्तित रहता है, क्योंकि दोनों परिवर्तनों की रेट्स सेम है। इस साम्य से हम ये कह सकते हैं कि बर्फ एवं जल किसी निश्चित ताप पर ही आपस में साम्यावस्था में विद्यमान होंगी, या इसको हम इस तरह से कह सकते हैं, किसी पदार्थ के लिए वायुमंडलीय दाब पर वह ताप जिस पर उसकी द्रव और ठोस अवस्थाएं आपस में साम्यावस्था में रहती हैं, वह पदार्थ का मानक गलनांक या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट कहलाता है। अब हम दूसरे उदाहरण के बारे में बात करेंगे, जिसे हम द्रव वाष्प साम्यावस्था में समझेंगे। द्रव वाष्प साम्यावस्था को अभी हमने विस्तार से समझा था। हम ये कह सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब पर किसी शुद्ध पदार्थ के लिए वह निश्चित ताप जिस पर उसकी द्रव और वाष्प अवस्थाएं साम्यावस्था में रहती है, वो उस पदार्थ का मानक क्वथनांक या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। किसी पदार्थ का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट वायुमंडलीय दाब पर निर्भर करता है और उस स्थान की ऊंचाई पर निर्भर करता है। अब हम ठोस वाष्प साम्यावस्था के बारे में बात करेंगे। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनको अगर गर्म किया जाए तो वो सीधे ही ठोस अवस्था से वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं, बिना द्रव में परिवर्तित हुए। ऐसे पदार्थों की यह प्रकृति उदरूपातन या सब्लिमेशन कहलाती है। आयोडीन, अमोनियम क्लोराइड, कपूर आदि ये ठोस हैं जो कि सब्लिमेशन दर्शाते हैं। सब्लिमेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें भी साम्यावस्था देखी जाती है। इसे हम आयोडीन के उदाहरण से समझेंगे। आयोडीन को जब किसी बंद पात्र में रखा जाता है, हम साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए बंद निकाय का उपयोग करते हैं, यानी जो भी अभिक्रिया या प्रक्रिया हम करा रहे हैं वो हमें बंद पात्र में करानी है, तभी साम्यावस्था की स्थिति प्राप्त होती है। आयोडीन की निश्चित मात्रा हम एक बंद पात्र में लेते हैं। धीरे धीरे बैंगनी रंग की वाष्प आयोडीन से निकलना शुरू होती है। शुरू में वाष्प की तीव्रता बहुत अधिक होती है। कुछ समय बाद जो वाष्प है उसकी तीव्रता आकर स्थिर हो जाती है। इस स्थिति में जब वाष्प की तीव्रता आकर स्थिर हो गई है, यह स्थिति साम्यावस्था को दर्शाती है, क्योंकि इस समय दो प्रक्रियाएं एक साथ होने लगती हैं, उनकी दरें समान हो जाती हैं। जैसे ही ठोस आयोडीन वाष्प में बदल रही होती है, उतनी ही वाष्प आयोडीन पुनः ठोस आयोडीन में बदल रही होती है, यानी दोनों प्रक्रियाओं की दरें समान हो जाती है और यह स्थिति साम्यावस्था की स्थिति कहलाती है। अब हम द्रवों में ठोस अथवा गैस की घुलनशीलता संबंधी साम्य के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम द्रवों में ठोस का संतृप्त विलयन भी गतिक साम्यावस्था दिखाता है। इसका उदाहरण जल में चीनी का संतृप्त विलयन में साम्यावस्था पर चीनी के घुलने की दर और चीनी के क्रिस्टलन की दर समान होती है। संतृप्त विलयन से हमारा तात्पर्य यह है कि किसी दिए गए ताप पर दिए गए विलयन में यदि और अधिक विलय न घुले तो ऐसे विलयन को हम संतृप्त विलयन कहते हैं। इसको हम इस प्रकार समझने का प्रयास करेंगे। जब जल की किसी निश्चित मात्रा में हम चीनी घोलते हैं, तो अगर हम लगातार और चीनी घोलने का प्रयास करें तो कुछ समय के बाद चीनी घुलना बंद हो जाती है। ऐसा विलयन संतृप्त या सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, जिसमें और अधिक विलय घुलना संभव ना हो। परंतु वास्तव में चीनी लगातार घुल रही होती है, परंतु इसके साथ साथ एक प्रक्रिया और हो रही होती है, जो कि है चीनी का क्रिस्टलीकरण। चीनी घुल भी रही होती है और वापस विलयन से क्रिस्टलीकृत भी हो रही होती है, तो ऐसा लगता है कि चीनी और घुलना बंद हो गई है। यह स्थिति भी साम्यावस्था की स्थिति होती है, जिसमें चीनी के घुलने की दर और उसके क्रिस्टलन की दर समान हो जाती है। अब हम द्रवों में गैसों की घुलनशीलता में गतिक साम्यावस्था को जानेंगे। इसका उदाहरण सीलबंद सोडा वाटर की बोतल में स्थिर ताप एवं दाब पर गैस के अविलय अणुओं एवं द्रव में घुले हुए अणुओं के बीच साम्यावस्था स्थापित रहती है।
सीलबंद सोडा वाटर की बोतल में हम सभी जानते हैं कि CO2 गैस उपस्थित होती है। यहाँ CO2 गैस अवस्था में और CO2 विलयन अवस्था में, दोनों अवस्था में एक दूसरे के साथ साम्यावस्था या इक्विलिब्रियम में विद्यमान होती है। यहाँ साम्यावस्था हेनरी के नियम का पालन करती है। अब हम हेनरी का नियम समझते हैं। हेनरी का नियम यह कहता है कि किसी ताप पर दी गई मात्रा के विलायक में घुली हुई गैस की मात्रा विलायक के ऊपर गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी विलायक के ऊपर जितना अधिक दाब रखा जाएगा उतनी अधिक मात्रा में गैस उसमें विलयशील होगी। जब सोडा वाटर की बोतल को सीलबंद किया जाता है तो अत्यधिक दाब पे किया जाता है। इसका मतलब CO2 अधिक मात्रा में घुलनशील हो जाती है। परंतु जैसे ही सीलबंद बोतल का सील हटाया जाता है तो दाब में कमी आती है और हेनरी के नियम से दाब में कमी से गैस की घुलनशीलता भी कम हो जाती है। और इसी वजह से हम देखते हैं कि जैसे ही बोतल का ढक्कन हटाया जाता है CO2 वायुमंडल में जाना शुरू हो जाती है और एक नए साम्यावस्था को प्राप्त होती है। भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण। अभी हमने भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के अनेक उदाहरण समझे। इन सभी उदाहरणों से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं कि निश्चित ताप पर केवल बंद निकाय में ही साम्यावस्था संभव है। साम्यावस्था को प्राप्त करने के लिए हमें क्लोज सिस्टम की आवश्यकता होती है। साम्यावस्था पर दोनों विरोधी प्रक्रियाएं बराबर वेग से होती हैं और निकाय के सभी मापने योग्य गुणधर्म स्थिर होते हैं। जैसे द्रव वाष्प साम्यावस्था में वाष्प दाब स्थिर होता है, ठोस द्रव साम्यावस्था में बर्फ और जल का जैसे द्रव्यमान स्थिर था। इस प्रकार से ये कुछ भौतिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के सामान्य अभिलक्षण हैं। अब हम रासायनिक प्रक्रमों में साम्यावस्था के बारे में जानेंगे। बंद निकाय में की जाने वाली रासायनिक अभिक्रियाएं अंततः साम्यावस्था की स्थिति में पहुंच जाती हैं। यानी वे रासायनिक अभिक्रियाएं जो कि बंद निकाय में की जाती हैं, क्लोज्ड वेसल में की जाती हैं, उनमें साम्यावस्था प्राप्त होने की स्थिति बनती है। रासायनिक साम्य को निम्नलिखित उत्क्रमणीय अभिक्रिया यानी रिवर्सिबल अभिक्रिया द्वारा समझाया जा सकता है। ये अभिक्रिया उत्क्रमणीय अभिक्रिया है। उत्क्रमणीयता से हमारा मतलब ये है कि अभिकारक A+B उत्पाद बनाते हैं जो कि C+D हैं, परंतु साथ ही साथ उत्पाद C+D आपस में अभिक्रिया करके पुनः अभिकारक भी बनाते हैं। यानी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में हो रही होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होती है और साथ ही साथ बैकवर्ड डायरेक्शन में भी हो रही होती है। अभिकारकों यानी रिएक्टेंट से प्रोडक्ट भी बनते हैं और प्रोडक्ट से पुनः रिएक्टेंट्स भी बनते हैं। तो यह उत्क्रमणीयता या रिवर्सिबिलिटी कहलाती है और इस प्रकार की अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उपरोक्त अभिक्रिया में समय के साथ अभिकारकों A तथा B की सांद्रता घटती है तथा उत्पादों C तथा D की सांद्रता बढ़ती है। अब इसको हम समझने का प्रयास करेंगे। रासायनिक साम्यावस्था पर अग्र अभिक्रिया की दर यानी फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट प्रतीप अभिक्रिया की दर के समान हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में साम्यावस्था को निम्न ग्राफ द्वारा हम समझा सकते हैं। यह ग्राफ सांद्रता और समय के बीच में खींचा गया है। इस ग्राफ में हम देख सकते हैं दो रंगों में वक्र हैं, एक तो नीली रेखा में वक्र है और एक लाल रेखा में वक्र है। अब हम इनको एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले हम लाल रेखा वाले वक्र के बारे में बात करेंगे। यहाँ पर जब समय शून्य है, मतलब बिल्कुल अभिक्रिया की शुरुआत में, यहाँ पर लाल रेखा जो है वो सांद्रता अक्ष पर मैक्सिमम पॉइंट पर टच कर रही है। इसका मतलब ये जो सांद्रता है वो मैक्सिमम मात्रा में उपस्थित है। तो यानी ये अभिकारकों के लिए वक्र है। अभिकारक हमारे पास A और B थे, तो शुरू में जब अभिक्रिया शुरू होती है तो A और B की सांद्रता उच्चतम होती है, परंतु समय बढ़ने के साथ साथ ये घटते हुए एक स्थिर कांस्टेंट मान को आकर प्राप्त करती है।
इसी प्रकार अगर हम नीले वक्र के बारे में बात करें, जो कि हम देख सकते हैं कि जब समय 0 है यानी अभिक्रिया के शुरू में, यहाँ पर सांद्रता बिल्कुल 0 है, कम से कम है। इसका मतलब ये उत्पादों की सांद्रता का वक्र है। उत्पाद C और D हैं। जब अभिक्रिया शुरू होती है तो इनकी नगण्य कोई भी मात्रा नहीं होती है। जैसे जैसे समय बढ़ता है उत्पादों की मात्रा बढ़ने लगती है। बढ़ते हुए ये एक कांस्टेंट मान पर आकर स्थिर हो जाती है। अब यह स्थिति साम्यावस्था की स्थिति है, जब अभिकारक और उत्पाद दोनों की सांद्रताएं आकर स्थिर हो गई हैं। ऐसा इसलिए हो रहा होता है क्योंकि अग्र और प्रतीप अभिक्रियाएं यानी फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस दोनों की रेट समान हो जाती है। यानी जितना अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होगा उतना ही उत्पाद पुनः अभिकारक में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस वजह से अभिकारकों और उत्पादों की सांद्रताएं एक कांस्टेंट मान पर आकर स्थिर हो जाती हैं, रुक जाती हैं। परंतु अभिक्रियाएं लगातार हो रही होती हैं। साम्यावस्था की गतिकी प्रकृति का प्रायोगिक सत्यापन। हमने भौतिक प्रक्रमों में भी देखा कि साम्यावस्था गतिकी प्रकृति की होती है, डायनेमिक नेचर की होती है। इसी प्रकार रासायनिक अभिक्रियाओं में भी साम्यावस्था डायनेमिक प्रकृति की होती है, यानी यहाँ पर विपरीत अभिक्रियाएं लगातार एक साथ हो रही होती। इसे हम प्रायोगिक रूप से भी दिखा सकते हैं। इसके लिए हम अमोनिया संश्लेषण का हाबर विधि द्वारा बनने का उदाहरण लेंगे। यहाँ पर उच्च ताप एवं दाब पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया का निर्माण करते हैं। उपरोक्त अभिक्रिया को लगभग समान आंशिक ताप एवं दाब पर ड्यूटेरियम लेकर किया गया। अब अभिक्रिया इस प्रकार से होगी। नाइट्रोजन प्लस ड्यूटेरियम से ड्यूटेरीकृत अमोनिया का निर्माण होता है। उपरोक्त दोनों अभिक्रिया मिश्रणों को साम्यावस्था स्थापित होने के बाद आपस में मिलाकर कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं। यानी साम्यावस्था स्थापित होने के पहले दोनों अभिक्रियाएं अलग अलग पात्रों में की जा रही हैं। जैसे ही कुछ समय बाद साम्यावस्था स्थापित होती है, दोनों अभिक्रिया मिश्रणों को मिला दिया जाता है। और अब जब ये दोनों अभिक्रियाओं का जो कॉमन अभिक्रिया मिश्रण है, जब इस मिश्रण का द्रव्यमान स्पेक्ट्रोमीटर यानी मास स्पेक्ट्रोमीटर से विश्लेषण किया गया, तो इसमें निम्न अणुओं की उपस्थिति पाई गई। यहाँ हमें NH3 के साथ ND3 प्राप्त हुआ, जो कि हम अभिक्रिया में देख सकते थे। परंतु यहाँ पर NH2D और NHD2 ये दो और अणु भी प्राप्त हुए। साथ ही साथ H2 और D2 के साथ HD अणु भी प्राप्त हुआ। इस प्रकार के अणुओं की उपस्थिति यह बताती है कि साम्यावस्था पर आकर अभिक्रिया रुकती नहीं है। अगर अभिक्रिया रुक जाती तो हमें केवल ND3, NH3, H2 और D2 प्राप्त होते। परंतु इस प्रकार के मिक्स्ड अणुओं यानी स्क्रैम्बल्ड अणुओं का मिलना यह दर्शाता है कि साम्यावस्था प्राप्त होने पर भी अभिक्रिया दोनों दिशाओं में लगातार हो रही होती है। बस दोनों विपरीत अभिक्रियाओं की दरें समान हो जाती हैं। अभिक्रिया रुकती नहीं है, अभिक्रिया लगातार हो रही होती है। साम्यावस्था दोनों दिशाओं द्वारा स्थापित की जा सकती है। हम रासायनिक साम्यावस्था को अभिक्रिया के किसी और से भी शुरू करके प्राप्त कर सकते हैं। इसको इस प्रकार समझेंगे। इसके लिए हम आयोडीन और हाइड्रोजन से HI के निर्माण को उदाहरण के रूप में लेते हैं। एक अभिक्रिया हमारी आयोडीन से हाइड्रोजन से 2HI का निर्माण है, और इसी अभिक्रिया को अगर मैं बैकवर्ड फॉर्म में लिखूं तो 2HI से पुनः आयोडीन और हाइड्रोजन का निर्माण। यानी अभिक्रिया एक ही है, लेकिन हमने उसको दो अलग डायरेक्शन से लिखा है। चाहे हम शुद्ध अभिकर्मकों से अभिक्रिया शुरू करें या शुद्ध उत्पादों से, वही साम्यावस्था मिश्रण प्राप्त होता है। इसको हम इस ग्राफ से आसानी से समझ सकते हैं। यह पुनः सांद्रता और समय के बीच ग्राफ है, जिसको अभी अभी हमने समझा था। परंतु अब ये ग्राफ हमें दो प्रकार की अभिक्रियाओं के लिए एक साथ प्राप्त हुआ। ग्राफ के इस भाग को देखें तो यहाँ पर HI की सांद्रता शुरू में 0 है और H2 और I2 की सांद्रता शुरू में
मैक्सिमम है। इसका मतलब अभिक्रिया H2 + I2 से 2HI की तरफ जा रही है। इसी प्रकार अगर ग्राफ के इस हिस्से को देखें तो यहाँ पर HI की सांद्रता अभिक्रिया के शुरू में जब समय 0 है तब मैक्सिमम है। इसका मतलब अभिक्रिया HI से शुरू होकर H2 + I2 की तरफ जा रही है। दोनों अभिक्रियाएं चाहे हम HI से शुरू करें या हम H2 और I2 से शुरू करें, समान साम्यावस्था पर आकर रुक जाती हैं। यानी अभिक्रिया किसी भी दिशा से शुरू हो, समान साम्यावस्था हमें प्राप्त होती है। रासायनिक साम्यावस्था का नियम तथा साम्यावस्था स्थिरांक। नॉर्वे के रसायनज्ञों कैटो मैक्समिलियन गुलबर्ग एवं पीटर वाजे ने उत्क्रमणीय अभिक्रियाओं के लिए निम्न व्यंजक प्रतिपादित किया। उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो हैं वही साम्यावस्था को प्राप्त होती हैं, जैसे कि A + B से C + D का बनना और C + D से रिपीट C + D से पुनः A + B का बनना। इस उत्क्रमणीय अभिक्रिया के लिए एक साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक इस प्रकार से लिख सकते हैं, Kc = C × D। यहाँ पर हमने C और D को स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा है, यानी यह इसके मोलर कंसंट्रेशन या मोलर सांद्रण को लिखने का एक तरीका है। यहाँ पर Kc = मोलर कंसंट्रेशन ऑफ C × मोलर कंसंट्रेशन ऑफ D, यानी उत्पादों की मोलर सांद्रताओं का गुणनफल डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाइड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ B, यानी अभिकारकों की मोलर सांद्रण का गुणनफल। इनका यह जो अनुपात है यह साम्यावस्था स्थिरांक को दर्शाता है, जिसे हम Kc से दिखाते हैं, और यह जो व्यंजक है वो साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक कहलाता है। यहाँ पे Kc साम्यावस्था स्थिरांक है। इस साम्य समीकरण को द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम या लॉ ऑफ मास एक्शन भी कहा जाता है। साम्यावस्था स्थिरांक का सामान्य व्यंजक। एक सामान्य रासायनिक अभिक्रिया जो कि इस प्रकार है, AA + BB इक्विलिब्रियम CC + DD, यानी यहाँ पे अभिकारकों A के A मोल उपस्थित हैं, अभिकारक B के B मोल उपस्थित हैं। इसी प्रकार उत्पादों C और D के क्रमशः C और D मोल उपस्थित हैं। अगर इस अभिक्रिया के लिए हमें साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखना है तो उसके लिए हम Kc = उत्पादों के मोलर सांद्रण का गुणनफल लिखेंगे, परंतु अब हमारे पास C के C मोल हैं और D के D मोल हैं। इसको यहाँ पर इन मोलर सांद्रणों के पावर के रूप में दिखाया जाता है। हम इसको इस प्रकार लिखेंगे, यहाँ पे जरा ध्यान देके समझेंगे। C की घात C यानी C के मोलर सांद्रण की घात C मल्टीप्लाइड बाय D के मोलर सांद्रण की घात D डिवाइडेड बाय A की मोलर सांद्रण की घात A इंटू B के मोलर सांद्रण की घात B, यानी जो मोल है वो हम यहाँ मोलर सांद्रण के पावर्स के रूप में लिखते हैं। अब हम इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 4NH3 + 5O2 इक्विलिब्रियम 4NO + 6H2O। इस अभिक्रिया के लिए अगर हमें साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखना है तो हम इस प्रकार लिखेंगे। हमें सबसे पहले प्रोडक्ट्स की मोलर कंसंट्रेशंस को लेना है। Kc = NO × H2O। यहाँ पे NO की मोलर कंसंट्रेशन और H2O की मोलर कंसंट्रेशन को मल्टीप्लाई करके लिखा, और जो इनके मोलों की संख्या है, जैसे यहाँ NO के 4 मोल हैं, H2O के 6 मोल हैं, तो हमने NO की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 4 रखी है, H2O की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 6 रखी है। इसी प्रकार डिवाइडेड बाय जो अभिकारकों की मोलर कंसंट्रेशंस हैं उनकी पावर्स भी उनके जो मोल हैं वो लगाते हैं। तो इस प्रकार जो व्यंजक हमें मिला वो इस प्रकार मिला, Kc = NO⁴ इंटू H2O⁴ 6। ये स्क्वायर ब्रैकेट में एनक्लोज्ड है, यानी इनके मोलर सांद्रण को दिखा रहे हैं, डिवाइडेड बाय NH3 की मोलर कंसंट्रेशन ⁴ इंटू O2 की मोलर कंसंट्रेशन ⁵ इस प्रकार यह व्यंजक साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक है उपरोक्त अभिक्रिया के लिए। विभिन्न अवयवों को मोलर सांद्रताओं को
वर्गाकार कोष्ठक में लिखते हैं। वर्गाकार कोष्ठक का उपयोग हम मोलर सांद्रताओं को बताने के लिए करते हैं। रस समीकरण मितीय अनुपात गुणांक को बदलने पर साम्यावस्था स्थिरांक में भी परिवर्तन आता है। इसे हम उदाहरणों से समझेंगे। किसी अभिक्रिया का अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कांस्टेंट जो है अगर बदल दें, जैसे कि H2 + I2 से 2HI का बनना, इस अभिक्रिया के लिए अगर हम साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखेंगे तो अभी अभी सीखा हमने कि हमें उत्पादों के मोलर सांद्रण ऊपर की तरफ लिख रहे हैं व्यंजक में, तो Kc = HI स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे क्योंकि यह इसका मोलर सांद्रण दर्शाएगा की पावर 2, क्योंकि 2 मोल HI उपस्थित है। और नीचे की तरफ हम H2 और I2 के मोलर कंसंट्रेशन को गुणा करके लिखेंगे। तो यह जो व्यंजक है वो उपरोक्त अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक हो गया। यदि इसी अभिक्रिया को हम बैकवर्ड फॉर्म में लिखें, यानी प्रोडक्ट पहले लिखें और रिएक्टेंट्स को बनाएं, तो अभिक्रिया इस प्रकार लिखेंगे 2HI इक्विलिब्रियम H2 + I2। अब इस अभिक्रिया के लिए अगर साम्यावस्था स्थिरांक लिखेंगे तो वो किस प्रकार से होगा। अब यहाँ पे हमारे पास प्रोडक्ट्स जो हैं वो H2 और I2 हैं, इसलिए हम ऊपर H2 और I2 की मोलर कंसंट्रेशंस का गुणनफल लिखेंगे डिवाइडेड बाय HI की मोलर कंसंट्रेशन की पावर 2। ये जो व्यंजक है, इससे पहले जो अभिक्रिया के लिए हमने Kc निकाला था, उन दोनों का आपस में इस प्रकार से रिलेशन है। यहाँ पर हमें Kc' और Kc जो कि एक ही अभिक्रिया के फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शंस के रूप हैं, उनके बीच में यह संबंध मिलता है कि Kc' यानी प्रतीप अभिक्रिया का जो साम्यावस्था स्थिरांक है वो अग्र अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है। इसको हम इस प्रकार लिखेंगे Kc' = 1/Kc। यदि उपरोक्त अभिक्रिया को हम निम्न रूप से लिखें ½ H2 + ½ I2 इक्विलिब्रियम HI, तो साम्यावस्था स्थिरांक को हम इस प्रकार लिखेंगे Kc" = HI का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय H2 का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ इंटू I2 का मोलर कंसंट्रेशन टू द पावर हाफ। यहाँ हमने पावर्स हाफ लगाई हैं क्योंकि इनके मोलों की संख्या भी हाफ है। अब ये जो नया जो स्थिरांक है, अगर उसको हम मूल अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक से कंपेयर करें तो वो उसके अंडर रूट के बराबर होगा। यानी जो अभी तक हमने 3 अभिक्रियाओं में सीखा उसको हम इस सामान्य संबंध से बता सकते हैं। अगर अभिक्रिया AA + BB इक्विलिब्रियम CC + DD है, तो अगर उसका साम्यावस्था स्थिरांक Kc है, तो इसी अभिक्रिया को बैकवर्ड फॉर्म में अगर लिखें तो जो नया साम्यावस्था स्थिरांक मिलेगा Kc', वो मूल जो Kc साम्यावस्था स्थिरांक है उसके व्युत्क्रम के बराबर होगा। यानी इन दोनों में ये संबंध होता है। इसी प्रकार अगर सेम अभिक्रिया को हमने n मोलों से गुणा कर दिया, यानी सभी जगह n से हमने अभिकारकों और उत्पादों में गुणा किया, तो इस अभिक्रिया के लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक मिलेगा Kc', वो मूल अभिक्रिया के लिए जो साम्यावस्था स्थिरांक था Kc, उसकी घात n के बराबर होगा। यानी कि अब हम इस तरह से कह सकते हैं कि उत्क्रम अभिक्रिया का साम्यावस्था स्थिरांक अग्रिम अभिक्रिया के साम्यावस्था स्थिरांक के व्युत्क्रम के बराबर होता है, और किसी अभिक्रिया को n से गुणा करने पर साम्यावस्था स्थिरांक का मान Kc की पावर n हो जाएगा। अब हम साम्यावस्था स्थिरांक की गणना पर एक अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न इस प्रकार है, 500 केल्विन पर N2 तथा H2 से अमोनिया बनने के दौरान साम्यावस्था में निम्नलिखित सांद्रताएं प्राप्त हुई। यहाँ N2 की सांद्रता, H2 और अमोनिया की साम्यावस्था सांद्रताएं दी गई हैं। इससे हमें साम्यावस्था स्थिरांक की गणना करनी है। तो पहले हम अभिक्रिया लिखेंगे N2 + 3H2 इक्विलिब्रियम 2NH3। फिर इसके लिए साम्यावस्था स्थिरांक व्यंजक लिखेंगे जो अभी अभी हमने सीखा है। Kc = प्रोडक्ट का मोलर कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट के मोलर कंसंट्रेशंस का प्रोडक्ट, जो कि इस प्रकार है NH3⁻² डिवाइडेड बाय मोलर कंसंट्रेशन ऑफ N2 इंटू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ H2 की पावर 3। और यहाँ पर हम
NH3, N2 और H2 तीनों की साम्यावस्थाएं सांद्रताएं जो प्रश्न में दी गई हैं उनको रखेंगे और इनको हल करेंगे तो हमें Kc का मान प्राप्त हो जाएगा जो कि 1.06 × 10⁻³ है। आज की कक्षा में हमने साम्यावस्था क्या होती है यह समझा, विभिन्न भौतिक प्रक्रमों यानी फिजिकल प्रोसेसेस और केमिकल प्रोसेसेस में साम्यावस्था के अनेक उदाहरण देखे, साम्यावस्था स्थिरांक को लिखना सीखा और उस पर आधारित अभ्यास प्रश्न किया। और आगे के भाग में हम साम्यावस्था के प्रकारों जैसे समांग साम्यावस्था और विषमांग साम्यावस्था के बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।